नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए स्कैम की, नए फ्रॉड की। फ्रॉड जो बिजनेसमैन के द्वारा बैंक से किया गया। अभी आपने सुना होगा कि एसबीआई ने आरबीआई को इन्फॉर्म किया है कि अनिल अंबानी की जो कंपनी है आरकॉम, उसके द्वारा हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। और फ्रॉड भी छोटा मोटा नहीं, 31,580 करोड़ रुपए का। ये अनिल अंबानी जी की कंपनी के द्वारा किया गया है, अनिल अंबानी के द्वारा किया गया है। और ये अमाउंट छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अभी तक हम लोग विजय माल्या, नीरव मोदी की बात करते थे। अब बारी है अनिल अंबानी की, जो देश में भी है। क्या वो जेल जाएंगे या कुछ उनपे अलग से कुछ कार्रवाई ऐसी होगी? इसके बारे में हम बात करेंगे, उनकी कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि उनकी कंपनी कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ से खत्म हुई, और कैसे कैसे वो इस तरीके से इतने कर्जे में आ गए कि आज वो दिवालिया हैं। उसके बाद भी बैंक उन पे फ्रॉड का केस लगा रही है। आरबीआई को इन्फॉर्म किया है उन्होंने कि ये फ्रॉड किया है इन्होंने हमारे साथ। जो व्यक्ति 2019 में दिवालिया हो चुका है, उस पे अब एसबीआई क्यों फ्रॉड का केस लगा रही है? क्योंकि अगर केस लगना था उस समय लगता, अब क्या वजह है? तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे कि अनिल अंबानी का क्या कारोबार था और वो कैसे इस कारोबार में धीरे धीरे कर्जे में दबते चले गए। तो सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नए दर्शक हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। अनिल अंबानी जी की कंपनी, जब 2005 की बात है, जब इनकी कंपनी का बंटवारा हुआ, धीरू भाई अंबानी ने दोनों कंपनियां इक्वल इक्वल दोनों में बांट दी, दोनों भाइयों में, मुकेश अंबानी में और अनिल अंबानी में। अनिल अंबानी के हिस्से आए रिलायंस कम्युनिकेशन, आर पावर और रिलायंस फाइनेंस। ये उनके हिस्से में आया। ठीक है, मुकेश की बात नहीं करेंगे, मुकेश प्रताप सबको पता है क्या है। आज हम अनिल की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आरकॉम का सबसे बड़ा काम था टेलीकॉम सेक्टर का, जो सबको पता है। उस समय आपने एक योजना सुनी होगी जो आई थी, जिसने तहलका मचा दिया था। मोबाइल की दुनिया में एक तहलका मचाया था। मानसून हंगामा करके एक स्कीम आई थी उनकी, 501 रुपए में फोन। शायद ही मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति भारत में हो जिसने रिलायंस का फोन ना लिया हो। और रिलायंस का कौन सा, मैं शब्द बताने जा रहा हूं, शायद पुराने लोग जानते हो, जो आजकल के नए बच्चे हैं वो उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो चीजें टेक्नोलॉजी बंद हो गई। रिलायंस का फोन आया था सीडीएमए फोन। अब ये सीडीएमए क्या है? सीडीएमए का मतलब है बिना सिम वाला फोन, केवल नंबर पे आधारित फोन। वो फोन का ही नंबर होता था, अगर फोन बंद करेंगे, फोन बदलेंगे, तो वो आपका नंबर भी बंद हो जाएगा। जैसे आजकल जीएसएम सिम चल रहा है ना, उस समय सीडीएमए फोन लाई थी वो। और मानसून हंगामा लाई थी मात्र 501 रुपए में फोन। रिलायंस ने ही हर व्यक्ति की तक पहुंच तक फोन पहुंचाया। ये उस दौर की बात है जब मोबाइल फोन छोड़िए, लोग घर में टेलीफोन भी गिने चुने लोगों में हुआ करते थे। प्रतिष्ठित लोगों में ही, जो पैसे वाले लोग थे, सिर्फ उनके घर फोन हुआ करते थे, और मोबाइल तो बहुत कॉस्टली था। दूसरी चीज, उस समय इनकमिंग से लेके आउटगोइंग तक बहुत महंगी थी। इनकमिंग पे भी चार्ज आते थे, और महीने का रिचार्ज बहुत महंगा हुआ करता था, जिससे कॉल सुनने में भी पैसे देने पड़ते थे। उस दौरान वो सीडीएमए लाए और फ्री बात कराई उन्होंने। और ये हंगामा ऐसा हुआ, समझ लीजिए कि उन्होंने सारे मोबाइल सेक्टर को हिला के रख दिया। लेकिन उसके बाद भी ऐसी क्या कमी रही कि इतनी चलती हुई कंपनियां अचानक से बंद हो गई? तो देखिए, जो आरकॉम 2005 में बंटवारे के बाद बनी, सीडीएमए टेक्निक जो लाई थी वो, जिससे, लेकिन हुआ क्या, उस समय की जो जीएसएम सर्विस थी वो सीडीएमए ने पीट दिया। अब समझिए आप लोग, क्यों पीट दिया? क्योंकि उनका अपना ही फोन था, सब कुछ अपना था। अब फ्री चाहिए तो उनका फोन लेना पड़ेगा। तो जो सिम वाले फोन थे वो बिकने बंद हो गए। धीरे धीरे करके बहुत तेजी से ग्रो हुआ उनका कारोबार, बहुत बड़े चलने लगा। साल 2006 में कंपनी जब अपना आईपीओ लाई, तो आप ये देखिए उनकी बुलंदी कि किस तरीके से थी। कंपनी साल 2006 में जब अपना आईपीओ लाई, तो वो 73 गुना बढ़ा, मतलब 73 गुना सब्सक्राइब हुआ, सोचिए। और 5,000 करोड़ से ज्यादा की उनको कमाई हुई। ये कंपनी पे निवेशकों का भरोसा ही था कि उनका आईपीओ 73 गुना सब्सक्राइब हुआ, और कंपनी को 5,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई।
ये दौर उनका बिल्कुल गोल्डन पीरियड चल रहा था रिलायंस का, अनिल भाई का। अनिल अंबानी जो इस समय मतलब आसमान पे बुलंदियों पे थे उस समय, अचानक से उनके साथ ऐसा क्या हो गया? तो अब जब ये सब चीज़ हो रही थी उनके साथ, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि शायद मेरा कभी इतना बुरा समय भी आएगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीडीएमए प्रोजेक्ट में भर-भर के पैसा इन्वेस्ट किया। और लेकिन मैं बता दूँ आपको, यही सीडीएमए स्कीम जिसने उन्हें अर्थ से फर्श तक पहुँचाया था और फर्श से अर्थ तक पहुँचाया, दोनों में इसी का रोल था। उनके पतन का कारण भी यही था और उनके उदय का कारण भी सीडीएमए था। तो उनके पतन का कारण कैसे बना सीडीएमए, उसपे हम बात करेंगे। आरकॉम ने सीडीएमए टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा निवेश किया, हद से ज़्यादा, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, जब आपकी कोई कंपनी चल रही होती है, आपकी कंपनी टॉप पे है, तो आप क्या करेंगे? उसी में इन्वेस्ट करेंगे, सोचेंगे कि इसमें पैसा दुगना, तिगुना, चौगुना होगा। वही अनिल अंबानी किया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती रही। उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट उठा के एक कंपनी में कर दिया, रिलायंस सीडीएमए में, जो कि उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। और हुआ क्या? जैसे जीएसएम ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया, आरकॉम डिवाइस कंपैटिबिलिटी और वेंडर सपोर्ट के मामले में पिछड़ गया। बहुत सारी चीजें थी इसके बारे में पिछड़ गया। जैसे आप ही समझिए कि उनकी एक जबरदस्ती वाली सिस्टम था कि अगर सीडीएम मतलब हमारा फोन यूज करना है तो सीडीएम यूज करेंगे, मतलब उसमें कोई सिम नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से क्या हुआ? वो टेक्नोलॉजी में पिछड़ता रहा। जैसे अपडेशन नए नए फोनों में आते रहे, नए नए फोन आते रहे, उनके फोनों का लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। मतलब बाइकआउट वैसे कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, जैसे अब भाई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया अपडेशन आया, नया कैमरे वाला अच्छा फोन आया, नया इस तरह की टेक्नोलॉजी आई, बड़ी स्क्रीन वाला फोन आया, टच आने लगे, तो क्या हुआ, लोगों ने उसको अवॉइड करना शुरू किया, क्योंकि उसमें कोई फीचर्स नहीं थे। जिन्होंने चलाया, हमने भी चलाया है, और फीचर्स ना होने की वजह से लोगों ने उसे एडॉप्ट एडॉप्ट नहीं किया, उसको छोड़ दिया बिल्कुल, जिसकी वजह से उनका ग्राफ गिरता चला गया दिन ब दिन, और फिर वो रिकवर नहीं कर पाए। और आप देखिए उस समय उन्होंने एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनी को जीएसएम ग्लोबल इकोसिस्टम का फायदा उठाया। जो उस समय की जो इनके कंपटीटर थे एयरटेल और वोडाफोन, इनका जो जीएसएम सिस्टम था, उन्होंने उसका फायदा उठाया और धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना शुरू करा और बेहतर बेहतर रोबस्ट सर्विस दी। आरकॉम ने 2008 में जीएसएम सर्विस में एंट्री मारी, जब उन्हें लगा कि हाँ अब सीडीएमए से काम हमारा नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी फिर जीएसएम में एंट्री मारी। और लेकिन तब तक उनको बहुत देर हो चुकी थी। ये जो 3-4 साल का पीरियड था, इसमें बहुत गैप अप आ चुका था और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके थे वो लोग। क्योंकि बाकी कंपनियाँ साल दर साल इन्वेस्ट कर रही थी उन प्रोजेक्ट में, जो भविष्य के प्रोजेक्ट थे, जो टेक्नोलॉजी से भरे प्रोजेक्ट थे। लेकिन इनका क्या था, ये सीडीएम में भरोसा करके इस पे आँखें मीच के बैठे थे कि अब ऐसा नहीं होगा। तो यही इनका लिए नुकसान हुआ और इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसके बाद दूसरी कंपनी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांड वैल्यू थी, वो इनके पास तो था नहीं, तो इनको तो इन्वेस्ट करना था सीधे-सीधे, नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जीएसएम वाले में। और कंपनी ने इंटरनेशनल ऑपरेशन जैसे उसमें भी बहुत इन्वेस्ट किया। जैसे यूएस में फ्लैग फ्लैग टेलीकॉम और यिप्स का अधिग्रहण, इसमें पैसा बहुत खर्च किया। स्पेक्ट्रम नीलामी में काफ़ी पैसा खर्च किया और उस समय आपको सुनने में आया 2G 3G घोटाले चल रहे थे उस समय। उस समय स्पेक्ट्रम घोटाला, बहुत तगड़ा स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। उसमें इन्होंने यूएस के तो इन्वेस्ट किया, साथ में इन्होंने स्पेक्ट्रम की नीलामी में बहुत पैसा खर्च किया। इन्होंने 2010 में आरकॉम ने 3G स्पेक्ट्रम की खरीदारी की और कितने में? 8585 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए उसमें, 3G स्पेक्ट्रम में, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। अब उनका हालात बिल्कुल बिगड़ते जा रहे थे, दिन भर दिन वो दिवालिया होने की स्थिति में थे। वहीं से उनकी किस्मत खराब होती चली गई। कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी निवेश किया, लेकिन वह उससे कमाई नहीं कर पाई। वो इन्वेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन उससे आउटपुट नहीं आ रहा था। उसके बाद भी वो इन्वेस्ट कर्जा ले लेके लगाए जा रहे थे उसमें। कंपनी का जो एआरपीयू था, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो घटता गया दिन बर दिन, वो कम होता जा रहा था। उसके बाद इन्होंने ट्राई किया, एयरसेल के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया, कोशिश की, मतलब हो नहीं पाया। हालांकि इन्होंने कोशिश की साथ में मिलके हम लोग काम करें, जैसे इस समय जियो के आने की वजह से वोडाफोन और आइडिया ने मिलके करा है जॉइंट वेंचर। ऐसे ही इन्होंने किया। 2017 में इनको अपनी वायरलेस सर्विस को बंद करना पड़ा और इन पर कर्ज इतना बढ़ गया, करीबन करीबन 45,000 करोड़ इन पे कर्जा हो गया था। अगर यही कर्जे की बात करें हम, 2009 में ये कर्जा 25,000 करोड़ था केवल।
जो आने वाले 1 दशक में बढ़कर 45,000 करोड़ रुपए हो गया। ये इतनी बड़ी रकम थी कि अब अनिल अंबानी के बस की नहीं थी कमबैक करना। अब उनके बस की नहीं थी कि वो किस तरीके से कर्जा चुका पाएँ। तो उनकी हालात बहुत खराब हो गए थे और उस समय उन्होंने फिर अपने आप को 2019 में दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया के लिए उन्होंने अप्लाई किया गवर्नमेंट के पास और उन्होंने कहा कि मैं कंपनी नहीं चला पा रहा हूँ, मैं कर्जे नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक थे, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, जिनके कारण उनको पैसा देना था। एक बैंक जैसे एक चीनी लेंडर शामिल थी, चाइना डेवलपमेंट बैंक करके। उसने कहा भाई मुझे तो पैसे चाहिए अपने। उसके 550 करोड़ रुपए थे जो उसने डिमांड करी और अगर जो नहीं चुकाते ये, तो इनको जेल जाना पड़ता। तो उस समय इनके भाई ने इनको साथ दिया, जो मुकेश अंबानी थे। उन्होंने इनको 500 प 50 करोड़ रुपए के इनकी हेल्प करी, एक तरीके से और इनको दिए, इनको जेल जाने से बचाया। ये सारी चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा इनको डूबते चले गए। इसके बाद भी अनिल ने नए धंधे में हाथ आज़माए। मतलब उनको जब लगा कि मैंने इससे दिवालिया हो गया, तो क्यों ना कोई नया क जैसे भारत में एक सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर मेरी 2 कंपनी है और मेरी एक कंपनी पे कर्जा हो गया, मैंने उसको दिवालिया कर दिया, तो सरकार को उसी से मतलब है। दूसरी कंपनी चला रहा हूँ उससे मतलब नहीं है। ये देखिए हमारे देश का कानून। भाई आदमी तो मैं ही हूँ चलाने वाला। अगर मेरी कंपनी वो दिवालिया हो गई, तो दूसरी कंपनी उससे वसूल करो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या इस कंपनी कर्जा है, तो यही कंपनी देगी। यही कंपनी दिवालिया हो गई तो मतलब ही नहीं इससे कर्जा लेने का। वही हुआ, उन्होंने नए बिज़नेस में हाथ आज़माए। उन्होंने जैसे रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर थे, इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो क्लीन एनर्जी थी और डिफेंस सिस्टम थे, इसके कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू किए और हालाँकि उस समय सरकार से इनसे कॉन्ट्रैक्ट मिले भी। उस समय फिर इनका ग्रोथ शुरू हुआ कि जब इन पे 45,000 करोड़ का कर्ज है, तो इनके कैसे इनको ये प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ये दिवालिया हैं और इनके उस समय के शेयरों में तेज़ी आनी शुरू हो गई। जो इनके रिलायंस पावर के और रिलायंस इंफ्रा के जो शेयर थे, वो अचानक से बढ़ने शुरू हो गए। धीरे-धीरे लोगों की नज़र में ये आने लगे फिर से कि जब इन पे इतना कर्जा है, इनका कोई कारोबार चल नहीं रहा, तो इनको किस बेस पे ये ऑर्डर मिल रहे हैं, किस बेस पे डिफेंस के इनको कारोबार मिल रहे हैं, क्या वजह है इसकी कहीं न कहीं ये बिना सरकार की साठ-गाँठ के नहीं हो रहे थे। तो इसका लोगों को धीरे-धीरे जैसे-जैसे संज्ञान में आने लगा, लोग इसका विरोध करने लगे और जो नि जिनके कर्जे थे वो इनका विरोध करने लगे। तो फिर जाके ये सब चीज़ें धीरे-धीरे करके इनके लिए जी का जाल बन गई। और एसबीआई ने ये मामला अगस्त 2016 का है, एसबीआई ने 23 जून 2025 को आरकॉम को एक लेटर भेजकर कहा कि उसकी फ्रॉड इन्वेस्टिंग कमेटी ने कंपनी में अकाउंट को फर्जी करार दिया है। फॉरेंसिक ऑडिट और कई कई नोटिसों के बाद बैंक ने पाया कि कंपनी ने फंड का दुरुपयोग किया है। अब एसबीआई ने इनको नोटिस दिया क्योंकि एसबीआई 2016 से जांच कर रही थी। क्योंकि देखिए जब भी कोई बैंक किसी को पैसा देती है तो और जब वो ऐसा हो जाए कि पैसा ना मिले, तो बैंक उस पर खोजबीन भी करती है कि ऐसा क्यों हुआ, ये कर्जा क्यों चढ़ा हमारे ऊपर, ये हमारा कर्जा क्यों रिटर्न नहीं हो रहा। ये सारी जांच चल रही थी, उनके इंटरनल ऑडिट चल रहे थे, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया, वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या पाया। उन्होंने देखा कि एसबीआई ने जो उनको फंड्स दिया 31,580 करोड़, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग कैसे किया, उन्होंने क्या करा, 13,667 करोड़ रीपेमेंट ऑफ लोन, उन्होंने जो लोन थे उनपे और कंपनियों के, मतलब ऐसे समझिए इसको, जैसे मान लीजिए कि मेरी 2 कंपनी है, 3 कंपनी है मेरी और मेरी कंपनी ए पे कर्जा है, ए कंपनी पे कर्जा है, बी कंपनी पे कर्जा है और सी कंपनी मेरी सही चल रही है। मैं सी कंपनी के नाम पे पैसा लिया, ऐसा समझिए। सी कंपनी के नाम पे पैसा लिया, वो पैसा लेके ए, बी कंपनी को कर्जा निपटा दिया। भाई अगर मैंने किसी बैंक से पैसा लिया है तो वो सी कंपनी ने लिया ना, तो मैं सी कंपनी में लगाना चाहिए मेरे को। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ए और बी का कर्जा निपटाया। अब उन्होंने इस कर्जे को निपटाया कैसे? उन्होंने 13,667 करोड़ रुपए रीपेमेंट ऑफ लोन, जो और कंपनी के लोन थे, उनका पेमेंट किया और 12,692 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए कनेक्टेड पार्टनर, जो भी उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनको पे किए उन्होंने 12,692 करोड़। और तीसरा 6265 करोड़ रुपए अन्य बैंकों के लोन चुकाए। 5501 रुपए ऐसे जुड़े हुए पक्षों को भुगतान किया जो स्वीकृत आदेशों से जुड़े हुए नहीं थे, जिनको करना भी नहीं चाहिए था। तो बैंक ने पाया ये एक तरीके का फ्रॉड है।
बोले एक तरफ आपने अपनी कंपनी दिवालिया कर दी, दूसरे आपने जो कर्जा लिया वो आपने ऐसे लोगों को बांट दिया, तो कंपनी चलती कैसे? तो ये सारी चीजें थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक देना बैंक और एक आईआईएफसीएल को भी गलत उपयोग किया, उसके भी कर्जे का दुरुपयोग किया। ये बहुत सारे फ्रॉड उसने किए। देखिए उनका जो टेलीकॉम सेक्टर डूबता जा रहा था ना, उनके ही ताबूत में एक कील लगाई उनके भाई ने। उनके भाई ने जब जियो लॉन्च किया, तो समझ लीजिए कि मरते हुए में 2 लात उन्होंने और मार दी। जियो के आने के बाद उनका सेक्टर बिल्कुल बर्बाद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और उनका नहीं, जियो ने तो रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल सबको ही बर्बाद कर दिया। बहुत छोटी-छोटी कंपनी थी, वो सारी एकदम बिल्कुल खत्म हो गई। अब आज के ज़माने में सिर्फ आपको 1, 2, 3 ही कंपनी सुनाई देती हैं, जैसे जियो, जियो के बाद एयरटेल या वोडाफोन आइडिया जो मिलके कंबाइंड जॉइंट वेंचर चला रहे हैं। और मुझे लगता है कोई ऐसी बड़ी कंपनी का नाम सुन नहीं पाते हम लोग। इसकी वजह कहीं न कहीं मोटा भाई है, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम लाया, उन्होंने ऐसी आदत लगाई लोगों को नेट फ्री चलाने की, कि लोग अब जो है आदत ऐसे आदी हो गए हैं कि नेट के बगैर रह नहीं पाते। ये उनका फ्री नेट ही था जिसने कोविड में लोगों का घर पे समय काट दिया। आज जो सोशल मीडिया में लोग घर-घर तक मतलब सोशल मीडिया पहुँच गया है ना, हर व्यक्ति गाँव में बिल्कुल छोटे-छोटे व्यक्ति के पास भी आज नेट्स है या जिस फैसिलिटी है जो हम लोग यूट्यूब पे बढ़ पाए हैं, फेसबुक, इंस्टा ये चला रहे हैं, ये गाँव-गाँव तक पहुँच गया है। ये कहीं न कहीं मुकेश अंबानी की देन है। जो उन्होंने नेट फ्री देके ये करा उन्होंने। आप ये आपको अगर ध्यान होगा देखिए, लोग आज बुराई करते हैं क्योंकि उन्होंने एक समय फ्री नेट दिया। आज वो उसका चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? तो लोग कह रहे हैं कि भई पहले आदत डाली और अब पैसे ले लिया, ठीक है। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि इससे पहले आप नेट कितने का उपयोग करते थे? जिस समय 3G 4G चल रहा था, तो मुझे शायद ध्यान है कि ₹300 का 1 जीबी मिलता था। ₹300 का 1 जीबी मिलता था, पूरे महीने चलाना होता था और ऐसे चलाते थे हम लोग, यहाँ चलाया बंद कर लिया, यहाँ चलाया बंद कर लिया। स्पीड भी नहीं थी, सुविधा भी नहीं थी और नेट भी नहीं था। आज की तारीख में आपको 1 जीबी से लेके 2 जीबी पर डे मिल रहा है और कितने रुपए में? 300 से साढ़े 300 रुपए महीने में। मतलब मैं 3 महीने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आप 1 महीने का कोई सा भी किसी भी महँगे से महँगा, मैं कहता हूँ जियो का सबसे महँगा है मान लीजिए। अगर आप जियो का प्लान भी लेते हैं, 2 जीबी वाला ले लीजिए मान लीजिए, पर डे 2 जीबी। उस समय 1 जीबी महीने का मिल रहा था, अब मैं आपको पर डे दिला रहा हूँ। आपने 1 दिन का 2 जीबी लिया, आपको महीने कितना पड़ेगा वो? 300 से साढ़े 300 रुपए मुश्किल से। तो सोचिए कहाँ 300 रुपए में 1 जीबी मिलता था 1 महीने के लिए और आज आपको 3 से साढ़े 300 रुपए में 2 जीबी पर डे मिल रहा है। डिफरेंस देखिए, तो वो महँगा नहीं है, वो सस्ता है। लेकिन हमें आदत किसकी पड़ गई थी? मुफ़्तखोरी की। हमें फ्री की आदत थी, तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। भाई फ्री देगा तो वो रोटी कैसे खाएगा? उसे अनिल अंबानी थोड़ी बनना है, उसे तो मुकेश अंबानी रहना है। तो फ्री नहीं दे सकते कोई चीज़। हाँ, उन्होंने क्या करा, वो उनकी बिज़नेस स्ट्रैटेजी थी कि किस तरीके से जो सेक्टर पहले से हैं, उनको हटाया जाए। देखिए, कॉम्पिटिशन का ज़माना है और कॉम्पिटिशन के ज़माने में जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? तो जियो लाया पॉलिसी अपनी, उसने लोगों को सुविधाएँ दी और लोग उसके यूज़्ड टू हो गए और यूज़्ड टू होने के बाद उसने चार्जेस बढ़ाए। गलत नहीं है, 1 साल तक फ्री दिया उसने, अगर चार्जेस बढ़ा भी दिए, तो कुछ गलत नहीं किया उसने। बाकी टेलीकॉम सेक्टर भी कौन-सा सस्ता दे रहे हैं उससे। अगर और सस्ता दे रहे हैं, मान लीजिए और 150 में दे रहे हैं, वो 300 में दे रहे हैं, तो गलत होता। लेकिन और भी इतना ही महँगा दे रहे हैं और भी उतने ही रुपए का दे रहे हैं। तो जियो तो सस्ता ही माना गया फिर भी, क्योंकि जियो ने फ्री कराया, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के बस की नहीं है, आपको फ्री देना। उन्होंने तो इनकमिंग तक के चार्जेस लिए हैं और जियो ने आपको फ्री दिया। तो यही सारी वजह हैं, जिसकी वजह से अनिल अंबानी डूबते चले गए और मुकेश अंबानी बढ़ते चले गए। दोनों भाइयों को बराबर कारोबार बाँटे गए और मुझे लगता है शायद अनिल अंबानी को ज़्यादा अच्छा कारोबार दिया गया था। जो चलते हुए कारोबार थे, उस समय की जो लीडिंग कंपनियाँ थी, मानी हुई कंपनी, दिग्गज कंपनी थी, वो अनिल को दी गई और उसके बाद भी अनिल उसे चला नहीं पाए। अनिल का जो लाइफ़स्टाइल था, खर्चे थे, वो दिन भर दिन बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है शायद उनको ये लॉस हुआ है और उनकी समझ का कहीं न कहीं कमी रही उनकी समझ में। तो अब जो एसबीआई ने कहा है, एसबीआई ने यही कहा है
कि हमारे पैसे का दुरुपयोग हुआ है और इन्होंने फ्रॉड किया है और इसीलिए एसबीआई ने आरबीआई को सूचित किया है कि आप इस पे कार्रवाई करें और इनके जो बाकी कारोबार है उस पे भी ध्यान दें। क्योंकि देखिए एसबीआई ने पहली बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई को खुद से स्वयं से सूचित किया है कि हमने इनको नोटिस दिया था और हम इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक हमने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड कैसे किया है इन्होंने कि ये पैसा हमने इस कारोबार के लिए दिया है, उन्होंने इस कारोबार में लगा के ये काम करे, ये पेमेंट करे या जो भी खर्च करे, जिस तरीके से घुमा के पैसा लिया है सारा, वो उनका पर्सनल है, वो अपनी आरबीआई को रिपोर्ट दी होगी उन्होंने, उसमें बताया होगा और यही सारी चीजें कि इसमें अनिल अंबानी फंस गए हैं। हालांकि अनिल अंबानी में पक्ष रखा है। अनिल अंबानी ने कहा है कि जब मैंने 2019 में दिवालिया के लिए घोषित कर दिया तो मुझ पे अब कार्रवाई क्यों? अब ये सब फ्रॉड, ये गलत है क्योंकि अब मुझ पे ऐसी कोई कार्रवाई बनती नहीं है। तो देखते हैं एसबीआई क्या पक्ष रखती है अपने आरबीआई के सामने और आरबीआई इससे कितना सहमत होती है कि अनिल अंबानी सही है या गलत है। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा जब जांच होगी इस पे और दोनों अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल तो अनिल अंबानी ने कहा कि मैं फ्रॉड नहीं किया मैंने और एसबीआई ने कहा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। बाकी देखते हैं समय के साथ क्या होता है और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए, ऐसी ही जानकारियों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हमारी वीडियो से प्यार बनाना है जैसे आप विगत कई महीनों से बना के रखा है। थैंक यू।